नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो अध्ययन बिंदु है वह है मौर्य काल या मौर्य वंश। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो था मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में हमने 3 वंश पढ़े कि किस तरह से मगध में एक शक्तिशाली वंशों की एक के बाद एक नींव पड़ती है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हमने खत्म किया था नंद वंश तक। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, उसका प्रधानमंत्री, वास्तविक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यूं कहे, या जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान दिया, तो वो था चाणक्य। उन दोनों ने मिलकर किस तरह से संपूर्ण भारत में एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, देखते हैं किस तरह से। तो भारत की बात करें तो मौर्य काल से पहले नंद वंश का शासन था भारत में, मगध में। और नंद वंश के राजा, जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। और घनानंद के दरबार में नंद वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक घनानंद, और घनानंद के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम रखा है, या जिसका नाम है चाणक्य। जिसका नाम क्या है? चाणक्य रहता था। और कहते हैं कि नंद वंश शूद्र वंश था, यानी वर्ण व्यवस्था में कौन से स्थान पे आता था? चतुर्थ, यानी शूद्र था। ब्राह्मण, और चाणक्य ब्राह्मण था। तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन होती है, और ऐसे समय में घनानंद चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल देता है। और चाणक्य दरबार में से निकलने से पूर्व या दरबार में उद्घोषणा करता है कि मैं अब तभी वापस लौटूंगा जब घनानंद का समूल नाश कर दूंगा, या इस नंद वंश को उखाड़ फेंकूंगा। इसने अपनी शिखा खोल ली, और भारत में जो नंद वंश था, इसमें शिखा खोलने के बाद चाणक्य मगध से होता हुआ तक्षशिला पहुंच जाता है। कौन? चाणक्य। क्योंकि ये प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। यहां पर तक्षशिला, ब्राह्मण थे और विद्वान था। जब ये यहां से निकल रहा होता है तो रास्ते में यहां पर मध्य मगध में जो भारत का साम्राज्य था, वहां पर ये देखता है कि एक जगह पर कुछ बच्चे आपस में खेल खेल रहे होते हैं। और वो खेल कौन सा होता है? राजकीलम। कौन सा खेल है? राजकीलम। कौन सा खेल है? राजकीलम। क्या खास बात है? इस खेल में कुछ बच्चे, एक बच्चा राजा बना हुआ था, बाकी कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे। एक बच्चा बैठ के चाणक्य जो है इसको देखता है ध्यानपूर्वक, तो देखता है कि कुछ सैनिक एक बच्चे को चोर के रूप में पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। और जो बच्चा था, वो जो राजा बना हुआ था, उसने सही तरीके से, यानी एक व्यवस्थित तरीके से, न्यायपूर्ण दोनों पक्षों उसका पक्ष सुनते हैं, और उसके बाद उसकी सजा का प्रावधान करता है। तो वो बच्चा था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य इसके नाम के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि कहते हैं कि इसकी मां, जो चंद्रगुप्त मौर्य की मां थी, वो मोर पालती थी, और मोर पालने के कारण इसके नाम के साथ में मौर्य शब्द जुड़ गया। तो चंद्रगुप्त, जो चाणक्य था, इस चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी मां से मांगता है। कुछ विद्वान अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि इन्होंने धन देकर उस बच्चे को खरीदा, कुछ कहते हैं कि इसने यहां से खरीद कर ये तक्षशिला ले जाता है। ये यहां से अपने साथ तक्षशिला ले जाता है। किस लिए? कहता है कि मैं इसको भावी भारत का एक बहुत बड़ा शासक या राजा बनाना चाहता हूं, और नंद वंश का अंत करना चाहता हूं। आगे की कहानी है कि चंद्रगुप्त को लेकर चाणक्य यहां चला जाता है, और यहां जाने के बाद काफी समय तक उसको हर तरह की एक जो राजा में गुण होने चाहिए, वो सारे गुण, न्यायोचित गुण उसको देखता है। शिक्षा, युद्ध नीति, इसके अलावा जो कूटनीति होती है, विदेशी संबंध जो राजा के अंदर होनी चाहिए, वो सारे गुणों को यहां पर वो संभालता है। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों सेना लेकर इस नंद वंश का अंत करते हैं। किस तरह से दोनों सेना लेते हैं? विद्वानों का कहना है कि इन्होंने एक सेना तैयार करी लगभग 6 लाख की, और उस 6 लाख की सेना में कौन कौन थे? चोर जाति के लोग, मलेच, इसके अलावा जो सीमा पर रहते थे आटविक,
और शस्त्रोपजीवी, जो केवल शस्त्र हथियारों के बल पर अपना जीवन यापन करते थे, ये इन सबका एक मिलीजुली 6 लाख लोगों की सेना तैयार करते हैं। ये सेना लेकर दोनों की दोनों मगध पर आक्रमण करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। किंतु घनानंद एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, शक्ति का अंदाजा लगा नहीं पाए, और दोनों के मध्य हुए युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कौन है? चाणक्य, दोनों के दोनों इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद ये वापस लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में किसी एक अज्ञात स्थान पर एक झोपड़ी होती है, अंधेरा होता है, वहां ये रुके हुए होते हैं। तो देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को रोटी बना रही है, बच्चा रोटी खा रहा है, तो देखता है कि बच्चा बीच में से रोटी को तोड़ के खा रहा होता है। अब ये दोनों भी वही ठहरे हुए होते हैं, उसकी माँ को नहीं पता होता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ही है। वो उसको क्या कहती है बेटे को कि बेटा तू भी वही काम कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया। आश्चर्य में पड़ गए चाणक्य कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बेटा पूछता है माँ उन्होंने क्या किया, तो वो कहती है बेटा कभी भी रोटी को बीच में से तोड़कर नहीं खाते, उसको कोरों से खाना पड़ता है, रोटी तो पूरी मिल जाएगी अपने आप। तो ये चाणक्य के दिमाग में बात समझ में आ गई। चाणक्य वापस यहां से चंद्रगुप्त के साथ चलता है और यहां जाकर अपनी सेना को पुनः इकट्ठी करता है, और इकट्ठी करने के बाद लगभग 323, कब? 323 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व का समय है, ईसा पूर्व में वापस से ये आक्रमण करते हैं मगध पर, और मगध में नंद वंश के साथ साथ घनानंद का भी ये अंत कर देते हैं। यानी मगध में एक शक्तिशाली जो साम्राज्य चला आ रहा था उसका अंत किया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बाद कि किस तरह से इन्होंने मगध में शासन किया। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य था, इन्होंने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने के बाद केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर जो उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे सिकंदर के समय के, उनके बाद जो उनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनसे भी संघर्ष किया। तो अब हम पढ़ते हैं मौर्य काल में प्रथम शासक जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश का संस्थापक, कौन से वंश का? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। समय इसका है 323 ईसा पूर्व से, 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। क्या समय है? 323 से लेके 298 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, साम्राज्य स्थापना के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसका नाम जो है, यूनानी इतिहासकार जो है इस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम वो करते हैं सेंड्रोकोटस। क्या नाम बताते हैं? सेंड्रोकोटस। क्योंकि यूनानियों से काफी समय तक जुड़ा रहा। विवाह भी यूनान जो सेल्यूकस था उसकी पुत्री से करता है। इसके अलावा यूनानी राजदूत भी आता है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया है सेंड्रोकोटस। इसके अलावा इसके बारे में जो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जस्टिन और एक प्लूटार्क नामक इतिहासकार है। तो प्लूटार्क जो है, जस्टिन और प्लूटार्क जो कहते हैं कि इन्होंने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला। तो जो जस्टिन नाम का इतिहासकार है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जस्टिन नाम का इतिहासकार है, उसका कहना है कि इसकी सेना क्या थी? डाकुओं का गिरोह थी। किसकी सेना? चंद्रगुप्त मौर्य की। क्या थी? डाकुओं का गिरोह। और इसके अलावा जो प्लूटार्क है, दूसरा इतिहासकार कौन है? प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि इसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला। 6 लाख की क्या ली? सेना, और क्या किया? संपूर्ण भारत को रोंद डाला, मतलब संपूर्ण भारत पर इसने अपना अधिकार कर लिया। ये इसके बारे में यूनानी इतिहासकारों का मत है। कौन कौन है? जस्टिन और प्लूटार्क। इसके बाद चंद्रगुप्त के बारे में जो अगली महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और
जब ये इस हिस्से में लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है, यानी लगभग उत्तरी भारत का काफी कुछ जो वैज्ञानिक सीमा है यानी सिंध तक इसका अधिकार होता है, उसी समय इस हिस्से में जो सिकंदर आता है, उससे पहले आया था, और सिकंदर ने जो आकर जो अधिकार किया था पंजाब सिंध के हिस्से में, तो सिकंदर की मृत्यु होने के बाद वो हिस्सा इसके एक सेनापतियों ने जो जितने भी सेनापति थे आपस में बांट लिया, और ये वाला हिस्सा जो आता है वो आता है सेल्यूकस के अधिकार में। सेल्यूकस निकेटर, जिसका पूरा नाम है, सेल्यूकस निकेटर के अधिकार में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत आता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को केवल और केवल एक बड़ी जो शक्ति जो जिनसे लड़ना था वो था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, किसके मध्य? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध होता है। कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। किसके बीच में? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है। अलग अलग इतिहासकार इसमें अलग अलग मत हैं, किंतु वास्तविकता यही है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो भारत की वैज्ञानिक सीमा है वो सिंध को पार कर जाती है। इसका मतलब यही हुआ होगा कि जरूर इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय रही होगी, और वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य की इस युद्ध में विजयी होता है, सेल्यूकस पराजित होता है। इसके पीछे जो कारण है वो एक स्ट्रेबो नाम का इतिहासकार है। कौन है? स्ट्रेबो क्या कहता है, कुछ उदाहरण देता है कि जिससे सिद्ध होता है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की। स्ट्रेबो क्या कहता है कि दोनों के बीच में एक सिंध प्रांत में युद्ध होता है। युद्ध के उपरांत कैसे पता लगता है? नंबर 1, पहली बात, इस युद्ध में चंद्रगुप्त जो था उसको सेल्यूकस क्या करता है? अपनी पुत्री, सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस की पुत्री, क्या नाम है? सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। क्या नाम है? हेलेना का विवाह किसके साथ में होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। दोनों का विवाह होता है। इस बात से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ही अवश्य विजयी रहा होगा, क्योंकि अगर सेल्यूकस विजय होता तो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नहीं करता। तो पुत्री हेलेना का विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ऐसा कहता है, यह प्रथम भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। कैसा विवाह था? अंतरराष्ट्रीय। आज भी करते हैं बाहरी जो दूसरे देशों की, विदेशों की जो युवतियां होती है उनसे शादी का, किंतु ये सेल्यूकस की पुत्री का विवाह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो पहला, जिसके कारण हमें लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई। नंबर 2, इस युद्ध के बाद में जो दूसरी बात मिलती है वो है कि सेल्यूकस ने 5 प्रांत, कितने? 5 प्रांत किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनमें काबुल, कंधार, जिनको पुराना नाम था एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेलोपोनेसुस, ये 5 प्रांत किसको प्रदान कर दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो एक तरह से यह उपहार स्वरूप था, किसकी तरफ से? सेल्यूकस द्वारा। किसको दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को 5 प्रांत दिए गए, जिससे सिद्ध होता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में विजय हुआ। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो यहां पर 5 प्रांत के साथ साथ में इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसको 500 हाथी उपहार में दिए। क्या दिए? 500 हाथी। वो किसने दिए? ध्यान रखना, 5 प्रांत तो किसने दिए? सेल्यूकस ने। और 500 हाथी किसने दिए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको प्रदान किए हैं, क्योंकि भारत में हाथियों से युद्ध लड़ा जाता था और भारत में हाथी बहुतायत में उपलब्ध थे। ठीक है। इसके बाद जो एक और बात है, इस युद्ध के बाद सेल्यूकस का एक राजदूत, यूनान का एक व्यक्ति राजदूत के रूप में कहां आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नाम है उसका मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। किसके दरबार में रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक ग्रंथ लिखता है यहां रहता हुआ। कौन सा ग्रंथ लिखता है? इंडिका। कौन सा ग्रंथ लिखता है? इंडिका। कौन? मेगस्थनीज। और कब से कब तक रहता है? जो मेगस्थनीज है उसका समय है 304, युद्ध के बाद 304 ईसा पूर्व से लेके 299 ईसा पूर्व तक। यहां
मेगास्थनीज के बारे में सामान्य बात बता दूं, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस का था और भारत में आता है किस लिए, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के में, और इंडिका ग्रंथ लिखता है 304 ईसा पूर्व से लेके 299 ईसा पूर्व के समय में। अब ये तो थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई सामान्य जानकारी। इसके अलावा इसने ये ऐसा कहते हैं अपने अंतिम समय में, अब बात करते हैं इसके अंत की ओर, तो चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 305 में युद्ध सेल्यूकस से युद्ध करता है। आगे हम बढ़ते हैं, उससे सेल्यूकस ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली। कौन से धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को। तो जैन धर्म की इसको दीक्षा प्रदान करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था भद्रबाहु। तो जैन धर्म की इसको दीक्षा कौन देता है, भद्रबाहु। क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में एक भीषण अकाल पड़ता है 12 वर्षीय, और उस अकाल के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना साम्राज्य छोड़कर अपने पुत्र बिंदुसार को देकर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जो चंद्रगिरी पहाड़ी है वहां पर चला जाता है, और जैन मुनि जो है भद्रबाहु उससे जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करता है, यानी जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहां पर जाता है, श्रवणबेलगोला। कहां पर है, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के नजदीक कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जाता है। वहां पर आज भी एक पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी रखा हुआ है। वहां जाता है, जैन धर्म की अनुसार अपने शरीर को उपवास द्वारा, संलेखना विधि, कौन सी विधि द्वारा, संलेखना। संलेखना एक विधि है जिसके द्वारा उपवास करके अपने शरीर को त्याग देता है, और यह घटना कब की मानी जाती है, 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यह था चंद्रगुप्त के बारे में सामान्य जानकारी। समय है 323 से 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर मगध में नंदवंश को उखाड़ फेंका और एक संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य की, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। इसका यूनानी इतिहासकार नाम करते हैं सेंड्रोकोटस। जस्टिन कहता है इसको डाकुओं का गिरोह का सरदार था, या डाकुओं का गिरोह था इसकी सेना। प्लूटार्क कहता है कि इसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को उस समय रोंद डाला, मतलब जीत डाला। इसके अलावा 305 ईसा पूर्व हमने पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। विजय उपरांत सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, और उपहार स्वरूप 5 प्रांत एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया प्रदान करता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी प्रदान करता है। इसके साथ ही सेल्यूकस का एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता हुआ 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व में इंडिका नामक ग्रंथ का लेखन कार्य करता है। अपने अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, और जैन धर्म की एक विधि है संलेखना विधि, उसके अनुसार उपवास करते हुए 298 ईसा पूर्व में अपना देह त्याग देता है, ऐसा कहते हैं। इसके बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य जो महान शासक था, इसके बाद में इसका पुत्र, जिसका नाम है बिंदुसार, क्या नाम है, बिंदुसार, वो शासक बनता है। बिंदुसार भी एक महान शासक था। बिंदुसार भी क्या था, एक महान शासक मौर्य वंश का। हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। बिंदुसार का नाम, पहले ये एक रोचक तथ्य है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। बिंदुसार का जो समय है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व, किसका समय है, बिंदुसार का। अब बिंदुसार के नाम के विषय में एक रोचक तथ्य प्रचलित है। वो क्या है कि कहते हैं जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को हर तरह से एक निपुण राजा बना देना चाहता, शत्रुओं से बचाना चाहता था, क्योंकि जो नंदवंश को समाप्त किया था उसके बाद उसके शत्रु काफी हो गए थे। तो इसको रोज हल्का हल्का जहर देता था ताकि भविष्य में कभी इस पे जहर का असर भी ना हो। तो जब इसकी पत्नी के दुर्धरा, बिंदुसार की मां का नाम क्या था, दुर्धरा की बिंदुसार की जब
प्रसव होने वाला था या जब जन्म लेने वाला था, तो ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार सामान्य रूप से नहीं हुआ, इसके लिए सिजेरियन करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। इसलिए इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार भारत का प्रथम कैसा शासक है? सिजेरियन। क्या कहा जाता है? सिजेरियन, यानी ऑपरेशन से जन्म लेने वाला पहला बालक भारत का। वो कौन है? बिंदुसार। और फिर अब नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? कहते हैं जब इसका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय बाद ही, थोड़े से टाइम बाद ही, मतलब दिनों नहीं, कुछ समय पश्चात इसकी मां दुर्धरा की मृत्यु हो गई। और जब ये जन्म लिया तो इसके मस्तक पर, भाल पर एक जहर का बिंदु लगा हुआ था। इस कारण से वहीं से इसका नाम रख दिया गया बिंदुसार। और मां दुर्धरा थी। इसके अलावा अब जो और यूनानी इतिहासकार है वो इसका नाम करते हैं अमित्रघात। क्या नाम रखते हैं? अमित्रघात। क्यों रखते हैं? अमित्रघात शब्द का मतलब क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला, या शत्रुओं का नाशक भी हम कह सकते हैं। इसलिए इसका नाम अमित्रघात रखा था यूनानी इतिहासकारों ने। इसके बारे में जो और बातें हैं, जो बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण बात है, वो बात है कि इसके समय में कुछ यूनानी जो राजदूत थे वो भारत में आए थे। यूनानी को कह सकते हैं सीरिया के और मिस्र के। तो नंबर 1 है, हम लेते हैं सीरिया के शासक एंटियोकस। पहला जो व्यक्ति आया, जो राजदूत आया, वो था सीरिया का। और कहां का? सीरिया का। उस समय सीरिया का शासक था एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस या एंटियोकस। और एंटियोकस का जो राजदूत था वो था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। सीरिया का राजा एंटियोकस था, उसने एक अपना राजदूत भेजा बिंदुसार के दरबार में। नाम था इसका डाइमेकस। इसके अलावा जो दूसरा राजदूत इसके दरबार में आता है मिस्र के राजा का, वो है मिस्र का शासक था टॉलमी सेकंड। क्या नाम है? टॉलमी द्वितीय। फिलाडेल्फस टॉलमी पूरा नाम, टॉलमी द्वितीय था। इसका जो प्रतिनिधि भेजा गया वो था डायोनीसियस। क्या नाम है? डायोनीसियस। तो ये दो व्यक्ति हैं जो किसके दरबार में उपस्थित है? बिंदुसार के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीस था, यूनानी राजदूत। यहां सीरिया के एंटियोकस का डाइमेकस और मिस्र के टॉलमी का डायोनीसियस, जो किसके दरबार में थे? यहां पर मगध में मौजूद थे, बिंदुसार के दरबार में। ऐसा कहते हैं। इसके अलावा एथेनियस नाम का एक इतिहासकार है। यूनानी इतिहासकार का नाम क्या है? एथेनियस। एथेनियस का कहना है कि इस बिंदुसार ने सीरिया के राजा अपने यहां से सूखे मेवे, जिनमें सूखे मेवे में अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग की थी। किसने? बिंदुसार ने। किससे? सीरिया के शासक से। सीरिया के शासक ने प्रथम दो चीजें तो सूखे मेवे, अंजीर और साथ में शराब तो भिजवा दी, किंतु दार्शनिकों के लिए यह कहकर मना कर दिया कि उनके कानून ये उन्हें मान्यता नहीं देता कि दार्शनिकों के आदान प्रदान किया जाए। तो ये थे बिंदुसार के बारे में सामान्य बातें। बिंदुसार के बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में बात करते हैं थोड़ी और, कि बिंदुसार जो था इसके कहते हैं कि 100 पुत्र थे। कितने थे? 100 पुत्र थे। और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था सुशील। कौन था? सुशील। और उससे दूसरे नंबर का जो योग्य माना जाता है वो था सम्राट अशोक। हालांकि क्रूर था अपने शुरुआती समय में। कौन? ये अशोक जो था अपने शुरुआती समय में बहुत ही अधिक क्रूर था, पर योग्य भी था। तो सम्राट अशोक क्या करता है? 273 में ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। तो सम्राट अशोक जो था, जो बाद में सम्राट बनता है, इसने अपने बड़े भाई से 99 भाइयों का वध किया। कितने सालों तक? 4 वर्षों तक। 4 वर्षों तक इसने अपने 99 भाइयों का वध किया और उसके उपरांत ये शासक बनता है। तो इसकी क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि अपने 99 भाइयों का वध करने वाला कौन था? सम्राट अशोक। हालांकि बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उदारता का परिचय दिया, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक चीज और यहां पर बिंदुसार के बारे में है। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का? आजीविक। उस समय
विभिन्न धर्म प्रचलित थे, जैसे जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, बिंदुसार ने आजीविक धर्म ग्रहण किया था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं, कुछ सिद्धांत जो लेखन उनमें ऐसा भी मिलता है कि बिंदुसार जैन धर्म का था, पर वास्तव में जैन धर्म का न होकर बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक, तो हम वो देखते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।